Okay, so we are talking about Yojana summary from the perspective of prelims examination नवंबर 2023 जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, G20 फॉर द प्लैनेट, पीपल, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, तो ये G20 सबमिट हुआ था, तो उसके बारे में ये योजना मैगजीन है। और इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है उसमें क्या क्या अचीवमेंट थे, तो सबसे पहला अचीवमेंट था वी अडॉप्टेड द न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन and it was passed without any dissent। समझ रहे हैं यहाँ यूपीएससी क्या बोल सकता है? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन वाज पास्ड विथ मेजॉरिटी कंसेंट एंड मिनिमम डिसेंट। ऐसा हो सकता है? ऐसा ऐसा एक तरीके का स्टेटमेंट आपको यूपीएससी दे दे असर्शन रीजन में, है ना? तो वहां पर क्या होगा? देयर वाज नो डिसेंट, किसी भी कंट्री में इसमें डिसेंट नहीं किया। तो अभी अब यहाँ पर अब बताइए मेरे को, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है ये किससे रिलेटेड है? न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल आउटकम। ओके, इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द ओवरऑल आउटकम ऑफ द G20 समिट। जब भी आप देखते हैं, याद है हमने पढ़ा था WTO में that the Buenos Aires summit was ended without any joint declaration। याद आया? बुएनोस आयरेस जो था, विदाउट एनी ज्वाइंट डिक्लेरेशन उसको खत्म कर दिया गया था। तो हर इस टाइप के मीटिंग में आपको एट द एंड ऑफ द मीटिंग यू हैव टू अडॉप्ट ए डिक्लेरेशन, ये कहने के लिए दैट द मीटिंग हैज बीन सक्सेसफुल और सारे मेंबर ने कोऑपरेट किया है। तो उसी तरीके से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है उसमें 83 पैराग्राफ्स थे, और किसी भी पैराग्राफ में किसी भी लीडर ने, किसी भी कंट्री ने डिसेंट नहीं किया। देखिए, बड़ा ही सिविलाइज कंट्री बैठे हुए थे वहां पर, है ना? G20 मतलब टॉप 20 कंट्रीज जो कि मेजर इकोनॉमीज बनने वाले हैं। यहाँ पर पाकिस्तान जैसी कंट्रीज नहीं थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कंसेंसस बन गया हमें। अब जैसे कि एक होता है ना कि एक आदमी होता है जो आपका पूरा पार्टी खराब कर देता है। 10 आदमी प्यार से बात कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी आता है पूरा पार्टी खराब कर देता है। तो वो पाकिस्तान जैसा होता है। तो वैसा कोई कंट्री यहाँ था नहीं। वो G20 जो है टॉप इकोनॉमीज का बना हुआ था। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आया था G20 पे, आपको याद होगा, सिंगापुर और क्या क्या, साउथ कोरिया, ये सारा का ऑप्शन था उसमें 2019 या 18 के प्रीलिम्स पेपर में। दैट वाज द क्वेश्चन। ओके, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, तो ये कन्फ्लिक्ट से शिफ्ट करके डेवलपमेंट और कोऑपरेशन पे ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है। और ये इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर इन एनहांसिंग पॉलिसी एंड रेगुलेटरी कोहेरेंस अमंग G20 नेशन ट्राई कर रहा है एस्टैब्लिश करने का। की फोकस क्या क्या था? स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ पे। और यहां पर क्या बोला गया था? एडवोकेट्स फॉर इंप्रूव्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रिफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसी चीज है क्या जो इंडिया पुश कर रहा है? is there anything related to WTO that India is pushing? Any kind of, think of agenda या कुछ ऐसा याद है आपको? इंडिया का अपना कोई एजेंडा है यहाँ पर? You might be remembering the Doha Declaration of 2002। तो इसमें दोहा डेवलपमेंटल एजेंडा या दोहा डिक्लेरेशन 2002, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कह रही हैं दैट आप जो है WTO को ऐसे रिफॉर्म कीजिए ताकि डेवलप्ड कंट्री के वीजा वी हम जो हैं एक तरीके से कम ना हो जाए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इजंट WTO एंड द UNFCCC requirements very similar, the Kyoto protocol requirement very similar, that हम तो डेवलप हो गए, हमने तो अपना पोल्यूशन कर लिया, लेकिन अब जब दुनिया में प्रॉब्लम है तो तुमको भी, जब तुम्हारा समय आया डेवलपिंग कंट्री, तो तुमको भी अब जो है अपना डेवलपमेंट कम करना पड़ेगा। वी हैव डेवलप्ड, वी हैव इंडस्ट्रियलाइज्ड, हमने अपनी प्रॉब्लम्स खत्म कर ली, लेकिन अब जो है तुम्हारा समय आया है, नाउ इट इज योर टाइम, सो नाउ यू हैव टू म्यूट योर डेवलपमेंट इन द नेम ऑफ ग्लोबल गुड। क्या ये नहीं हो रहा है? WTO में भी सेम हो रहा है, जहां पर एडवांस्ड इकोनॉमीज छोटी इकोनॉमीज को भी क्या कर रही है, उनके ट्रेड को खोल रही है, उनके जो है बॉर्डर्स को खोल रही है, उनके पोर्ट्स को खोल रही है अपने सामान के लिए। तो क्या छोटे कंट्रीज की इंडस्ट्रीज बचेगी? एंड डू यू थिंक दैट विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर कैन बी एनी वेल्थ ग्रोथ?
आप समझिए अगर चाइना का माल किसी अफ्रीकन कंट्री में जाके डंप हो गया, तो क्या उस अफ्रीकन कंट्री में कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा? पीपल विल बी हैप्पी टू कंज्यूम एट अ लोअर कॉस्ट, एंड उस कंजम्पशन के चलते देयर विल बी रेजिस्टेंस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दैट कंट्री ओनली। और फिर क्या होगा? उस कंट्री में कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द की टू वेल्थ क्रिएशन। ओके, इट कमिट्स टू एड्रेसिंग स्किल गैप्स, प्रोमोटिंग डिसेंट वर्क। क्या क्या करता है? आपको स्किल गैप को कमिट करता है कि हम जो है स्किल गैप को एड्रेस करेंगे, प्रमोट करेंगे डिसेंट वर्क, एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, fight against corruption. So it reaffirms commitment to transparency, accountability and integrity in public and private sector. तो करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपको ये दिया जाएगा कि हम जो है फाइट करेंगे बोथ इन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, देन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दैट इज योर एसडीजी। इसमें क्या होगा? इट addresses the challenges in achieving the SDG with only 12% of targets on track. ये क्या करेगा? It will address the challenge in achieving the sustainable development goal with 12% टारगेट ऑन ट्रैक है। तो इसको जो है, जो एसडीजी के अचीवमेंट है, एसडीजी का अचीवमेंट है, उसको इंश्योर कराना है। ये 12% का मतलब है कि जितना हमने सोचा था कि 2030 तक, जितना हमने सोचा था कि 2030 तक करेंगे, उसका 12% ही हो पाया। ओके, अभी भी 88% वर्क इज लेफ्ट। क्वांटिफाई करने में 88% वर्क इज स्टिल लेफ्ट। ओके, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज वगैरह, वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स जो है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा था, आपने देखा, उसके लिए क्या कुछ बना है क्या? शार्म एल शेख में कुछ हुआ था क्या? अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था लॉस एंड डैमेज फंड, है ना? एलओ एल एल डी फंड, है ना? एलओडी फंड, एल एन डी फंड। ओके, इट रिकॉग्नाइजेस द चैलेंज जो कि पोस्ट कोविड रिकवरी करता है। पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद बड़ा जो चैलेंज आया है, दैट इज हाई इन्फ्लेशन, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और डेट डिस्ट्रेस इन डेवलपिंग नेशन। मतलब इन्फ्लेशन हाई है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है और डेट डिस्ट्रेस हाई है। कहां पर? डेवलपिंग नेशन में। Under India's presidency, an action plan for SDG progress has been introduced, focusing on data's role in development. तो इंडिया जो है, उसने क्या बोला है कि डेटा का बहुत बड़ा रोल है। ओके, एसडीजी अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर फुलफिल करना, यू पीपल नो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एवरीबडी नोज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सभी को पता है एसडीजीज क्या होते हैं: नो क्राइम, विमेन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन एयर एंड वाटर, ये सारी चीजें होती हैं, है ना? जस्टिस जो सिस्टम है उसको रोबस्ट करना, सारे जितने भी हैं, पुअर्टी, एंडिंग पुअर्टी, है ना, एंडिंग हंगर, फूड सिक्योरिटी, तो उसको खत्म करने के लिए डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिया ने बोला है। इट इंडोर्सेस द G20 प्रिंसिपल ऑन डेटा फॉर डेवलपमेंट, D4D। तो ये जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, ये क्या करता है? G20 प्रिंसिपल ऑन डेटा फॉर डेवलपमेंट को इंडोर्स करता है, और G20 डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन। तो ये किससे रिलेटेड है? ये जो डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, क्या ये मिलेट प्रमोशन से रिलेटेड नहीं है? डिड वी नॉट स्टडी इट कि दिस इज रिलेटेड टू मिलेट प्रमोशन? ओके, तो डेटा फॉर डेवलपमेंट एंड G20 डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन फूड सिक्योरिटी। उसके बाद इट प्रमोट्स एंशियंट ग्रेन्स लाइक मिलेट्स फॉर ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। एक ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ भी बनाता है ये, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। और G20 एक्शन प्लान टू एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द एसडीजी, वो क्या करता है? एम करता है इक्विटेबल, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, addressing access to finance and technology challenges। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट। ओके, इसको आप ऐसे रटवट नहीं सकते। इतना याद रखना कि दिस इज रिलेटेड टू डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल, किससे रिलेटेड?
आपको बस यूपीएससी बोल देगा डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी फूड सिक्योरिटी, ऑप्शन डी विमेन सिक्योरिटी। क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? ओके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट इट, कोई भी मैं पढ़ता हूँ तो आई एम आई एम एबल टू गेज कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। एज यू कैन सी इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है? हाउ इट इज पॉसिबल दैट मियरली रीडिंग वन सेंटेंस, इट इज ओनली थ्रू पीवाईक्यूज। हमने इतना पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किया है दैट नाउ वी आर नोइंग, ठीक है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन सेट कर रहा है। ओके, ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट, सो ये रोड मैप है नेक्स्ट डिकेड के लिए, फोकसिंग ऑन एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल क्राइसिस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। So pledges by G20 leaders, they commit to environmentally sustainable and inclusive economic growth, particularly benefiting the global south। तो global south क्या होता है? It is the developing country। देखिए जनरली अगर आप ट्रेंड देखिएगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बारिंग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जितने, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द एंग्लोस्फीयर सेटल्ड बाय द पीपल फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मेजर आपके कंट्रीज मिल जाएंगे आपको, एंड दैट टू इन वेस्टर्न यूरोप। दो ही जगह पे मिलेगा आपको डेवलप्ड कंट्री, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। ये दो एरिया जो है आपका डेवलप्ड वर्ल्ड कहा जाता है ना, द एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड एंड द यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन वर्ल्ड, जिसमें आपका ये कंट्रीज आ जाती है। बाकी के जितने भी कंट्रीज है दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, जैसे इंडिया है, मेक्सिको है, चाइना इज ऑल्सो, अभी भी चाइना में पुअर्टी है, ऑल्दो खत्म होगी है बहुत हद तक, बट चाइना भी हम एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पे मान लेंगे, ठीक है। तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये चीज हमें देखने में मिली है। द लीडर्स अर्ज कंट्रीज टू अलाइन देयर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, द एनडीसीज, with the Paris Agreement's temperature goals, encouraging comprehensive GHG reduction target। यहां पर क्या बोल रहे हैं? एनडीसी, सबसे पहले मुझे बताइए कि एनडीसी किसका रिक्वायरमेंट है? एनडीसी जो है ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या कहां का रिक्वायरमेंट है? दिस इज अ पेरिस अग्रीमेंट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट अंडर द पेरिस अग्रीमेंट, UNFCCC। ओके, और अंडर द पेरिस अग्रीमेंट जिन्होंने भी इसको साइन किया है, whosoever has signed this, उनको अपना एनडीसी बताना है। वहां पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एनडीसी कैन बी एनीथिंग, लेकिन कंट्रीज को डिक्लेयर करना होता है। इंडिया करती रहती है अपना एनडीसी डिक्लेयर। तो यहां पर क्या हुआ? ओके, यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि देखिए एनडीसी आप दे रहे हैं, ठीक है, बट यू हैव टू डू मोर इन द एनडीसी, और आप पेरिस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, आप जो है पेरिस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको आप लाएं। ऐसा नहीं है कि योर एफर्ट हम अलाउ अगर आपको कर ले रहे हैं कि एनडीसी में आप अपने से कुछ लिख सकते हैं, तो आप कम एफर्ट डाल रहे हैं। आप जो है अपना एफर्ट बढ़ाइए ताकि जीएचजी रिडक्शन टारगेट वगैरह है दैट कैन अलाइन विथ वट एवर वी हैव अग्रीड इन द पेरिस अग्रीमेंट। ओके, और ग्लोबल स्टॉक टेक, ओके, ग्लोबल स्टॉक टेक हमने डिस्कस किया था, इफ यू गाइज रिमेंबर ग्लोबल स्टॉक टेक। तो ये ग्लोबल स्टॉक टेक होता क्या है? एनी आइडिया व्हाट इज दिस ग्लोबल स्टॉक टेक? ये पीरियोडिक रिव्यू है ऑफ, दिस इज ए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ पेरिस अग्रीमेंट मैकेनिज्म, कि क्या कंट्रीज अपने से कर पा रही है कि नहीं, है ना। और ये कब होता है? when does it happens? What is the cycle that this global stock take happens? Any idea? Starting from 2023, ठीक है, every 5 years, good, आंसर इज every 5 years। ओके, फर्स्ट स्टॉक टेक कब होगा? कब होना था? सीओपी 28 में। और सीओपी 28 कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? वेयर इज सीओपी 28? इन विच कंट्री वाज सीओपी 28 हेल्ड? इट वाज हेल्ड इन दुबई, गुड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। Okay. G20 has agreed on high-level principles on hydrogen and critical mineral collaboration. Hydrogen is important if you guys remember. हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट क्यों है? 2023 के प्रीलिम्स में हाइड्रोजन कार्स पे क्वेश्चन आया था, है ना।
तो हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन्स, ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। टाइप्स ऑफ कार्बन में ब्लू कार्बन आया था 2021 के प्रीलिम्स में। इट वांट्स टू ट्रिपल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ये क्या करना चाहता है? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना चाहता है। देन हाई लेवल प्रिंसिपल ऑन लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। These principles focus on lifestyle changes contributing to significant emission reduction. तो इसके लिए क्या आया है? मिशन लाइफ बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो लाइफ क्या करना चाहता है? 100 करोड़ लोगों का, 100 करोड़ लोगों, 1 बिलियन लोगों का लाइफस्टाइल सुधारना चाहता है। और लाइफस्टाइल सुधार के क्या करना चाहता है? उनको एनवायरमेंटली कॉन्शियस बनाना चाहता है। देन क्लाइमेट फिनेंस पे बात हुई थी कि एक डिक्लेरेशन जो है कि 100 बिलियन डॉलर्स या पाउंड तक का, आई थिंक इट इज पाउंड्स ओनली, 100 बिलियन पाउंड्स तक का जो है गोल है इनका। और स्टार्ट यहां से करेंगे। पहले क्या था? पहले हमने स्टार्ट किया था 10 बिलियन डॉलर से, कि 10 बिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी। आज का एस्टिमेट क्या है फ्रेंड? आज का एस्टिमेट क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेट? इट इज क्लोज टू $1 ट्रिलियन। द कंट्री से कि इतना ट्रिलियन का जरूरत है। ओके। और कलेक्टिव एडाप्टेशन फाइनेंस जो है उसको बढ़ाना है। मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज ने क्या कहा है कि भाई हमें 5.9 ट्रिलियन तक चाहिए होगा फॉर डेवलपिंग कंट्री टू मीट देयर एनडीसी रिक्वायरमेंट्स, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट, और एडिशनल एनुअल 4 ट्रिलियन फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? डू यू थिंक दैट दिस इज पॉसिबल? द आंसर इज नो। क्योंकि आपको लगता है एक ऐसा दुनिया जहां पर 100 बिलियन डॉलर्स इकट्ठा नहीं हो पा रहे, 100 बिलियन डॉलर, वहां पर 5 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन कोई करेगा? ओके। देन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक। सो G20 हाईलाइट्स द नीड फॉर बेटर, लार्जर एंड मोर इफेक्टिव multilateral development bank. So it explores measures like currency exchange and guarantees disaster clauses in debt agreements to create a more responsive international development finance system. तो ये जो है MDBs जो है एक मोर ह्यूमेन अप्रोच, जहां पर जो ऐसे लोग हैं, ऐसी कंट्रीज है रादर, जैसे सब सहारन अफ्रीका में है, साउथ एशिया में ऐसी कंट्रीज है जो अपना लोन नहीं दे पाती है, दोस कंट्री हु कैन नॉट पे बैक देयर लोन। तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? those countries, they, they get trapped in a debt cycle. They get trapped where they get trapped in a debt cycle. तो उनको एक मोर ह्यूमेन अप्रोच के लिए बोला जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर और क्या है? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या बोला है कि हम जो है अपना, इंडिया इज सेइंग दैट वी विल गिव आवर ओपन सोर्स सिस्टम टू यू, जिसमें कोविन होगा, डिजी लॉकर होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम होगा, और यूपीआई विल बी देयर, आधार टेक्नोलॉजी, ताकि जैसे कंट्रीज हैं, जैसे अभी उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है इट वाज इंटरेस्टेड। ओके, डीपीआई आपको याद होगा हमने बात की थी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें ये क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन आते रहता है। 2022 में भी क्वेश्चन आया था। क्या आया था क्वेश्चन 2022 में? दे हैड आस्क्ड क्योंकि ओपन सोर्स कौन कौन सा है इसमें से, ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ देम इज ओपन सोर्स? ओके, सो ओपन सोर्स सारे थे, बिकॉज ओपन सोर्स इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट, है ना। ओके, इट हेल्प्स नेशंस वर्ल्ड वाइड डेवलप एंड स्केल सिमिलर सिस्टम्स। तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क है, ये इंडिया प्रोवाइड करेगी। अभी उज्बेकिस्तान वांट्स की आधार जैसा, आधार जैसा जो है हम इंडिया से लें, मतलब आधार का जो टेक्नोलॉजी है हम लोग वो इंडिया से ले लें, ताकि हम भी जो है उज्बेकिस्तान में एक ऐसा आधार का प्लेटफॉर्म खड़ा करें। द वन फ्यूचर अलायंस लेड बाय इंडिया supports low and middle income countries with capacity building and financial assistance to grow their digital infrastructure. One future alliance. Now tell me, can't UPSC ask a question on this? One future alliance is related to option A food security, option B blah blah blah, option C this, and then option D digital public infrastructure. ठीक है, ऐसा हो सकता है।
वन फ्यूचर अलायंस पे क्वेश्चन आ सकता है. सी दिस इज समथिंग दैट यू वुड हैव मिस्ड. This is something that you would have missed if you would not have covered Yojana. Gender equality and empowering women and girls. So declaration जो है वो women led development पे focus करता है. Then there is a एक establish किया गया है women's working group. Okay, G20 ने establish किया है और with its first meeting to be held under the Brazilian presidency. यहाँ पर एक मेरे को बताइएगा women के against domestic violence के लिए कोई ऐसा convention है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल या कन्वेंशन है दैट एग्जिस्ट वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस के लिए? एनी आइडिया? इस्तांबुल कन्वेंशन, एक्सीलेंट. इस्तांबुल कन्वेंशन क्या था? इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस था. ओके, इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. अब यहां पर इसका फनी थिंग क्या है? व्हाट इज अ फनी थिंग? व्हाट इज ए फनी थिंग दैट हैपेंड? टर्की जो है, इस्तांबुल कहां पर है? टर्की जो है, वो कहां पर है? तो टर्की ने विड्रॉ कर लिया है. ओके, अब मतलब ऐसा समझिए कि कुछ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है, उससे इंडिया विड्रॉ कर ले. न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन नाम है और उससे इंडिया विड्रॉ कर ले. हाउ मच आयरॉनिकल इट इज. तो इस्तांबुल कन्वेंशन याद रखिएगा, वायलेंस अगेंस्ट विमेन पे. ओके, वो होता है ना कि पार्टी स्टार्ट हो गई आपके घर में, आप बोल रहे भाई तुम लोग पार्टी कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, वही वाला इसका इसके साथ है. देन वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया जो है उसने अफ्रीकन यूनियन, आपने देखा होगा मोदी जी कैसे गले लगा रहे हैं वो कोमोरोस के जेंटलमैन को, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द अफ्रीकन यूनियन, और फिर वहां पर बैठे और उसको 21st मेंबर, फुल मेंबर, ओके, परमानेंट G20 मेंबर फ्रॉम एन ऑब्जर्वर इनको बनाया गया. जन भागीदारी इवेंट चलता है, ठीक है, जन मतलब उसमें आपको क्विज वगैरह हुआ, दिस इज यूजलेस. भाषिनी ऐप. अब भाषिनी ऐप जो है बहुत यूज हुआ था, इसमें रशियन डेलीगेशन आया था, तो रशियन डेलीगेशन जो है एआई की मदद से रशियन से हिंदी में ट्रांसलेशन और हिंदी से रशियन में ट्रांसलेशन हो रहा था. तो ये मैती जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्लीज रिमेंबर दिस. भाषिनी ऐप किसका इनिशिएटिव है? मैती का है. एंड द भाषिनी ऐप एंड इट्स बॉट जुगलबंदी वेयर डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. और ये जो है इंडिया के थीम से रिलेटेड है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. तो वन फैमिली कैसे होगा अगर हम लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे? है कि नहीं? है कि नहीं? अगर आप वन फैमिली, हाउ यू कैन बी अ वन फैमिली व्हेन यू आर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस? तो भाषिनी आप इसीलिए बना है, दो है उसका, एक बॉट जुगलबंदी, जैसे अपना नहीं है वो जैसे चंद्रयान का रोवर और लैंडर का अलग अलग नाम है, विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, उसी तरीके से इसका जो है भाषिनी ऐप है. और अंदर में जो बॉट है जिससे बात करके आप अपना ट्रांसलेट करा सकते हो, उसको जुगलबंदी कहते हैं. जुगलबंदी क्या होता है? जब दो आदमी एक साथ गाना गाते हैं या एक दूसरे के साथ कुछ कवाली करते हैं, तो आप उसके साथ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन खेल रहे हो, इसीलिए नाम है उसका जुगलबंदी. ठीक है. यहाँ पर जो है भाषिनी इज डिजाइन्ड एज अ डिजिटल सिम्फनी दैट हार्मोनाइजेस with Indian language, facilitating voice-based access to the digital world. And its primary mission is to empower every Indian to navigate the internet and access digital service in their native language. अपने native language में, okay, अपने native language में आप जो है इसको देख सकते हैं. भाषा दान सेक्शन, तो यहाँ पर आप जो है अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो. जैसे मान लो कि तमिल है और टुलू है. तमिल इज अ मेजर लैंग्वेज एंड देयर आर लॉट ऑफ स्पीकर, तो इसका चलो समझ में आता है कि तमिल बहुत अच्छे से कवर्ड कर दिया भाषा लैंग्वेज, भाषिनी लैंग्वेज, सॉरी भाषिनी ऐप. तो लेकिन टुलू है जैसे, तो उसके इतने स्पीकर्स आपको नहीं मिलेंगे टुलू लैंग्वेज के. तो वहां पर मान लो कोई टुलू स्पीकर है, तो ही विल कम एंड द टुलू स्पीकर विल ऐड द अपना कंट्रीब्यूट करेगा ताकि टुलू लैंग्वेज का जो है बन पाए. तो ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है, इट कैन बी इसमें आप ऐड कर सकते हो, भाषा दान कर सकते हो अपना. सर्विस डिलीवरी इन लोकल डायलेक्ट्स. द ऐप इंश्योर्स द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज in the language and dialect spoken by the user.
और फॉर्म फिलिंग थ्रू आईवीआर। तो फॉर्म फिलिंग जो है आपका, यूजर्स कैन फिल आउट देयर फॉर्म इन देयर ओन डायलेक्ट यूजिंग फीचर फोन। तो आप यहाँ पर समझ रहे किसको टारगेट कर रहा है, अपना डायलेक्ट और फीचर फोन, जनरली जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जिनके पास स्मार्टफोन खरीदने का पैसा नहीं है, गांव के हैं, रूरल एरियाज के हैं, उनके लिए ये एक्सेसिबल बना रहा है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर जो है इंडिया ने मधुबनी पेंटिंग को हाईलाइट किया था। तो मधुबनी पेंटिंग क्या है, इट इज 2500 ईयर्स ओल्ड, इट यूजेस नेचुरल पिगमेंट्स। आता कहाँ से है ये, बिहार से आता है। आता कहाँ से, ये बिहार से आता है। एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है इसको मिला हुआ है। ओके, मधुबनी पेंटिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म। और इसमें क्या होता है, व्हाट इज द थीम, कैन यू टेल मी द थीम ऑफ मधुबनी पेंटिंग, क्या थीम होती है, एनी आइडिया? मधुबनी या नॉर्थ बिहार के एरिया से आती है, नॉर्थ बिहार के एरिया से आती है। तो जनरली रिलीजन से रिलेटेड होता है, राधा कृष्ण, शिवाजी, शिवा, गणेश जी हो गए आपके, सरस्वती माता, ये सारी चीजें जो है इस पे रहता है। ठीक है, राम जी कृष्ण जी का वेडिंग, रामायण जो है। अब मिथिला रीजन जो है, मिथिला रीजन में एक एरिया है जिसको, जो नेपाल में पड़ता है, इसको नाम हम जनकपुर से जानते हैं। तो जनकपुर क्या है, जनकपुर जो है, इट इज इट इज द हाउस ऑफ सीता जी, है ना, सीता जी का हाँ मायका है। और वहां पर क्या है, वहां से जो आते हैं, तो वो एक मेजर थीम क्या होता है मधुबनी पेंटिंग का, रामायण बेस्ड होता है। ओके, राम जी और सीता जी की वेडिंग्स जो है यहाँ पर देखी जाती है। देन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमेक कॉरिडोर। So it is a significant initiative which focuses on economic collaboration across these region। तो आप आईमेक समझ रहे कहां से जाएगा, कहां कहां से जाएगा, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से गुजरात, गुजरात से पोर्ट से होते हुए कहां जाएगा, ये दुबई जाएगा, दुबई से ट्रेन से सऊदी को चीरते हुए और ये इसराइल की तरफ जाएगा हाइफा पोर्ट पे। हाइफा पोर्ट से कहां जाएगा, ये ग्रीस जाएगा। ओके, ग्रीस जाएगा। और फिर ग्रीस से कहां जाएगा, यूरोप, मतलब वहां से ग्रीस से ट्रक से होके यूरोप जाएगा। तो यहां पर दोनों जगह से हो सकता है, न्यू दिल्ली का सामान, दिल्ली का सामान मतलब इंडिया का सामान यूरोप पहुंचेगा, यूरोप का सामान इंडिया पहुंचेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, रेलवे, डेडिकेटेड रेलवे लाइंस बनाई जाएगी, डेडिकेटेड शिपिंग कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, डेडिकेटेड रोड्स बनाई जाएगी, जिसमें ग्रीस, अर्मीनिया, इस टाइप के कंट्रीज को फायदा होगा। इज इट क्लियर? देन केम योर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, वो कौन कौन सी कंट्रीज साथ मिलके कर रही है, एनी आइडिया, उसमें कौन कौन बैठे हुए थे, याद है? इंडिया था, इंडिया था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। और कौन है, यूएस था, ब्राजील था। ओके, और कौन कौन था, मेलोनी थी, मेलोनी, मेलोनी, मेलोनी जी थी, अगर आपको याद होगा। तो यहां पर जो है कौन कौन सी कंट्री थी, आई जस्ट लिस्ट इट आउट फॉर यू ताकि भूले ना आप। तो सबसे पहले इटली, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, अर्जेंटीना और ब्राजील। कितने कंट्री हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कंट्री था, हाँ, कनाडा। तो ये 8 G20 कंट्रीज है, दे आर पार्ट। और उसके बाद नॉन G20 कंट्रीज बाकी जो है वो भी साथ में आई थी। ठीक है, तो हु वेर द फाउंडर मेंबर्स, ये तो चलो अलायंस कंट्री हो गए, G20 अलायंस कंट्री हो गए। तो फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन थे, हु वेर द फाउंडिंग मेंबर, द फाउंडिंग मेंबर्स वेर इंडिया, ब्राजील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये तीनों जो थे इनके फाउंडिंग मेंबर्स थे। क्लियर है, इंडिया, यूएस और ब्राजील फाउंडिंग मेंबर्स थे। और बाद में कौन ज्वाइन किया उनको, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली और साउथ अफ्रीका। ठीक है, देन कम्स योर
जन भागीदारी इनिशिएटिव, it encompasses 37 areas of human endeavor, and this initiative aimed to integrate global ideals into everyday life in areas like education, agriculture, trade, culture and women's development. तो ये जो है जन भागीदारी इनिशिएटिव जो है बेसिकली जो ह्यूमन एंडेवर्स के 37 एरियाज है उनको इंटीग्रेट करेगा ग्लोबल आइडियल्स के साथ। और ठीक है, और एवरीडे लाइफ में जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कल्चर, विमेन्स डेवलपमेंट, तो जितने भी अच्छे आइडियाज हैं वर्ल्ड के उनको क्या करेगा, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा इनटू द एवरीडे लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द G20। ओके, और G20 देखिए एक चीज है कि G20 हमेशा G20 के लिए काम नहीं करता है। G20 जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड भी है, टुवर्ड्स द लोअर इनकम कंट्रीज भी है। ओके, ठीक है। आई थिंक वी कैन स्किप दिस नो। हाँ, क्या क्या की इनिशिएटिव्स था, तो न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में लेट अस जस्ट सी। तो डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था? डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था? ये जो बेस था आपका फूड सिक्योरिटी पे बेस्ड था। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल किस पे बेस्ड था? ब्लू ओशन इकोनॉमी पे बेस्ड था। ब्लू ओशन इकोनॉमी पे बेस्ड था, एड्रेसिंग द ओशियानिक एंड मरीन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गोवा रोड मैप किस पे बेस्ड था? टूरिज्म पे। तो यहाँ पर यूपीएससी आपको दे सकता है चार ऑप्शन, टूरिज्म, बायोटेक। ओके, देन गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप किसके लिए था? लैंड रेस्टोरेशन के लिए था। और जयपुर कॉल फॉर एक्शन किसके लिए था? एमएसएमई के लिए था। एमएसएमई को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दिलाना जिससे उनका जो है बेटर हो सके ट्रेड। और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड कर दिया गया। अफ्रीकन यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सीरीज। उसके बाद GDPIR, व्हाट इज GDPIR, ये हमने क्लास में किया हुआ वैसे। हाँ, एक गांधीनगर डिक्लेरेशन भी था, आई जस्ट एड इट हियर। वो हमने आई थिंक उसमें किया था, टेस्ट सीरीज वाले में, है ना। सो गांधीनगर डिक्लेरेशन किसके लिए था? इट वाज रिलेटेड टू व्हाट? देखिए दो डिक्लेरेशन था गुजरात से जो निकला था। एक तो चलो रोड मैप फॉर लैंड रिस्टोरेशन, एक WHO के साथ भी था, यू रिमेम्बर ट्यूबरकुलोसिस। एक एक जो था लैंड डिग्रेडेशन तो था ही, उसके साथ साथ देयर वाज आल्सो दिस वन थिंग दैट केम आउट ऑफ, है ना, वो था, एक बार अगर याद करो, आपको याद आ रहा है तो गांधीनगर डिक्लेरेशन। सो इट वाज, ये जो था आपका, एक सबसे पहले तो टीबी था, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड था। ओके, ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड था। और उसमें क्या था, WHO साउथ ईस्ट एशिया, साउथ और ईस्ट एशिया रीजन वो कर रहा था, ठीक है। यस, ओके, तो ये गांधीनगर डिक्लेरेशन था। और उसके पहले देखिए मल्टीपल गांधीनगर डिक्लेरेशन है, इसके पहले माइग्रेटरी स्पीशीज का भी था। बैक इन 2020 देयर वाज अबाउट समथिंग अबाउट माइग्रेटरी स्पीशीज आल्सो। और ये गांधीनगर डिक्लेरेशन जो था वो टीबी के साथ, ओके, वो टीबी के साथ जो था आपका ट्यूबरकुलोसिस उससे रिलेटेड। ओके, ठीक है, ये WHO से रिलेटेड है। ओके, दिस इज रिलेटेड टू WHO। और G20 वाला एक और था दैट इज रिलेटेड टू, हाँ, इंडिया में CMS हुआ था, करेक्ट। ऑलराइट, आगे चले। सो यहां पर जो था एक और गुजरात डिक्लेरेशन आया था दैट वाज रिलेटेड टू द गुजरात डिक्लेरेशन, दैट वाज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। गुजरात डिक्लेरेशन वाज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो एक गांधीनगर डिक्लेरेशन था WHO के साथ, बहुत रिसेंट है, ये अगस्त का है। और एक गुजरात डिक्लेरेशन है दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्लियर है? ये क्लियर है आप लोगों को? देन वन फ्यूचर अलायंस जो है वो एक सा वॉलेंट्री इनिशिएटिव जो इंडिया ने खुद प्रपोज किया था, जिसमें बिल्डिंग कैपेसिटी, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। फिर आ जाता है महाऋषि इनिशिएटिव। व्हाट इज महाऋषि? मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, महर्षि।
एम्फोसाइजिंग रिसर्च ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रेन्स। तो मिलेट्स जो है, मिलेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? मिलेट्स ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं? आंट मिलेट्स ड्रॉट रेजिस्टेंस? बिल्कुल होते हैं। Climate action leadership. So under India's presidency, there was a strong commitment from developed G20 country to provide at least 100 billion annually. Okay, starting in 2023 for climate action. और क्या क्या इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया अपने प्रेसिडेंसी में? स्टार्टअप 20, डिजास्टर रिलीफ रिडक्शन ग्रुप एंड मीटिंग्स फोकस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी। इसमें देखो स्टार्टअप 20 है, डिजास्टर रिलीफ रिडक्शन ग्रुप है, और मीटिंग्स विच आर फोकस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट भी आया था विच एम्फसाइज द इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एंड एड्रेस ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। और इसमें ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट में क्या था कि एटलीस्ट 30% ऑफ ऑल डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे? ऑफसेट कर देंगे। ठीक है। यहां पर गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है उसके रेफरेंस में G20 मेंबर ने क्या बोला कि हमारा एक वॉलेंट्री एम्बिशन है टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन बाय 50% बाय 2040। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर द गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप एंड इंफॉर्मेशन, आई थिंक व्हाट यू वर सेइंग विभा, इट इज रिलेटेड टू दिस ओनली, लैंड डिग्रेडेशन ही है जो हमने यहां पर पढ़ा था। अगर आप देखोगे इम्प्लीमेंटेशन फॉर लैंड रिस्टोरेशन, ओके, ये आपका लैंड डिग्रेडेशन ही वाला है। एंड दिस गांधीनगर डिक्लेरेशन इट वाज रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस। ये अगस्त में आया, अगस्त 2023 में आया। WHO साउथ ईस्ट रीजन के साथ हमारा टाई अप था। और उसके बाद क्या है? उसके बाद ये गुजरात डिक्लेरेशन है दैट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्लियर है? ओके। अब यहां पर सर्कुलर इकोनॉमी की भी बात की गई है। G20 जो है एम्फसाइज द रोल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने ERP कहां पढ़ा है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, याद आ रहा है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, वहां पर ERP है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैड टॉक्ड अबाउट दैट इन क्लास। Indian presidency launched the Resource Efficiency and Circular Economy Industry Coalition. So circular economy is seen as a means to create jobs, stimulate economic growth and significantly reduced waste generation. Okay, तो इसमें क्या क्या है सर्कुलर इकोनॉमी में? What happens in a circular economy? वो सुना है आपने? रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल। तो जहां से स्टार्ट किया था किसी, मान लो मोबाइल फोन ने, वो किसी आदमी के पास गया, उसके बाद वो किसी रीसेलर के पास गया, ऐसे करते करते वापस वहीं पहुंच गया। ओके, तो उससे क्या होता है? इन्वायरमेंटल जो है हजार्ड कम होता है। ओके, देन हाई लेवल प्रिंसिपल्स हैव बीन अडॉप्टेड, हमने उसके बारे में बात कर लिया है। चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स, डेक्कन हाई लेवल प्रिंसिपल। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। सो इट इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो इसके लिए सर्कुलर इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। देखिए एसडीजी वगैरह जो है आइडियली आपको याद होना चाहिए सारे। क्यों भाई? उसके पीछे का रीजन क्या है? आपको हेल्प करेगा जीएस में अपना आर्ग्यूमेंट्स क्लोज करने में। जनरल स्टडीज में चारों पेपर में आप अपना आर्ग्यूमेंट्स क्लोज कर सकते हो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये एसडीजी का सहारा ले लेना। ठीक है, तो ये एसडीजी गोल 12 है विच आस्क्स फॉर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि टू थर्ड्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है दे आर लिंक टू हाउस होल्ड एंड लाइफस्टाइल। ओके, हाउस होल्ड और लाइफस्टाइल पे, जैसे आप एसी चलाते हैं, वट एवर फ्रिज यू आर यूजिंग, ये सब जो चीज है उस पर डिपेंडेंट है आपका
जो आप पता है, अगर जो आप जूते खरीदते हैं उसमें कितना पानी लगता है, thousands of liter of water is used, to produce your shoes in the factories. ओके, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया जो है, इंडिया wants to transition to a circular economy which could yield a net economic benefit of $624 billion to India by 2050। उसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव है भाई, ये देखते हैं। ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, ये 2019 में पास हुआ था। स्टील स्क्रैप का रिसाइकलिंग पॉलिसी, देखिए स्टील का स्क्रैप बच जाता है ना, किसी चीज को आप भंगार में बेचते हैं तो उसको कैसे रिसाइकिल करना है। आप अगर देखेंगे अलंग में कुछ हो रहा है, अलंग सुना आपने, अलंग कुछ है, अलंग में क्या है, अलंग शिप यार्ड ब्रेकिंग, अलंग या इज व्हाट, शिप यार्ड ब्रेकिंग। वहां पर क्या न्यूज आई थी, वहां पर क्या न्यूज आई थी, कैंसर की, कैंसर की आई थी कि वहां पर सीप हो रहा है, एस्बेस्टोस जो है, एस्बेस्टोस वगैरह जो है वो इनहेल करते हैं वहां के लोग, और अलंग में ब्रेक होता है शिप्स, है ना। लेकिन आज के डेट में क्या हो गया, अलंग का शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री जो है प्लमेट कर गया आफ्टर कोविड, आफ्टर कोविड इट हैज प्लमेटेड। ओके, और इसके पीछे एक और रीजन है, अनसस्टेनेबल है, अनसस्टेनेबल है जो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, दिस इज नॉट वेरी सस्टेनेबल। ओके, और यहां पर क्या है, व्हाट हैपेंस इज दैट कि कैंसर बहुत लोगों को हो रहा है ग्राउंड वाटर में, बहुत सारी बीमारियां जो है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स वो सीप कर रहे हैं। देन व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसमें व्हीकल का आपको याद होगा 10 इयर्स का है, और आजकल तो दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में आपका 10 साल पुराना कार आपके घर से उठा के ले जा रहे हैं, डीजल कार। अगर आपका डीजल कार है तो घर ही से आके टो करके लेते जा रहे हैं। ओके, then guidelines on extended producer responsibility EPR for what, plastic packaging under plastic waste management rule, this we have studied in environment class। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब उस चीज को रिसाइकिल करना, उस चीज को रिसाइकिल करना, वो जो आप प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहे हो, अब थोड़ा जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उस पर भी आ रहा है, ना कि कंज्यूमर पे सिर्फ आ रहा है। ओके, याद है हमने पढ़ा था ई वेस्ट में भी कि कैसे सैम्पलिंग वगैरह फ्रॉम द भंगार मार्केट, द बोर्ड, द पोल्यूशन बोर्ड विल गो एंड टेक सैंपल, सैम्पलिंग के लिए कैसे पैसा जो है, जो आपका मैन्युफैक्चरर है वही देगा। सो ऑल दीज थिंग्स यू रिमेंबर, वी विल जस्ट एक आध दिन में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लेते हैं, वी विल देन रिवाइज इट। ओके, मेंबर्स ऑफ द ग्लोबल अलायंस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, तो ये जो है इंडिया क्या है, मेंबर है किसका, ग्लोबल अलायंस ऑन सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी का। ओके, लॉन्च ऑफ द रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition कल होगा, ठीक है। तो ये जो है रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोalition लॉन्च हुआ है, तो इंडिया इसके थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर रहा है। देन मोदी जी का मिशन लाइफ है, which focuses on responsible consumption, market response and supportive government and industrial policy। इसमें क्या है, 100 करोड़ लोगों को हम एनवायरमेंटली कॉन्शियस करना चाहते हैं। ट्रैवल फॉर लाइफ, इट एम्स फॉर बिहेवियरियल चेंज इन टूरिस्ट एंड टूरिज्म बिजनेसेस। आप देखते हैं कैसे शिमला वगैरह जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, वहां पर गंदगी फेंक देते हैं, गाना चलाते हैं, लोकल्स को हरास करते हैं, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम है, तो ये बिहेवियरियल चेंज बहुत जरूरी है। बिहेवियरियल चेंज इंडियन टूरिस्ट में बहुत जरूरी है, नॉट ओनली इन इंडियन टूरिस्ट, बाहर के टूरिस्ट में भी बहुत जरूरी है। ओके, पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक्स इनिशिएटिव, तो इंडिया जो है वो ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव, देखिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप जाइए किसी भी वाटरफॉल पे, इंडिया में कोई भी वाटरफॉल विच इज पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट, हो ही नहीं सकता है वो साफ हो जाए, हो ही नहीं सकता। आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड पॉपुलर, क्योंकि वैसे कुछ वाटरफॉल है जहां पर टूरिस्ट उतने नहीं आते, तो वो बचा हुआ है, फिर भी जाइएगा ना। आप किसी भी वाटरफॉल पे जाइए, वो जैसे ही आप पानी के अंदर जाइएगा, एक बिस्लरी का बोतल तैरता हुआ मिल जाएगा आपको, कोने में कोई लिरिल का साबुन का आधा आधा यूज किया हुआ लिरिल का साबुन और सिंथॉल का साबुन मिल जाएगा, है ना।
अब हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक पार्टिसिपेशन के बारे में। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन हो रहा है अंडर द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्या क्या आ जाता है आपका? यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम। बहुत सारे इनिशिएटिव है एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, इंडिया एम्स टू क्रिएट ए ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी, दैट इज द GDPIR फॉर डिजिटल स्टोरेज, और adoption of digital public infrastructures like Aadhaar, Jan Dhan bank accounts and mobile phone has been significant in India. Okay, Jam Trinity, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी जो है, उसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन 25% से 2008 में था, अब जो है 80% हो गया। अभी भी 20% बाकी है, लेकिन ये बहुत बड़ा लीप है। 1/4 ओनली पीपल वेयर इनसाइड द बैंक अकाउंट एंड दे वेर हैविंग अ बैंक अकाउंट, और दे कुड एक्सेस द फॉर्मल फिनेंस सेक्टर। अब जो है 80% लोग जो है आपके कर सकते हैं। ओके, गवर्नमेंट टू पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है G2P इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो है 32.29 ट्रिलियन रुपीस इट हैज बीन डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरी। और यूपीआई जो है उसने 10.586 बिलियन ट्रांजैक्शन, जिसमें 15 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो है वो लिस्टेड है। यूपीआई जो है अब 11 कंट्रीज में आ गया है। और कौन कौन सी कंट्री में आप यूपीआई यूज कर सकते हैं? एनी आइडिया? क्या फ्रांस में यूपीआई यूज कर सकते हैं आप? यूपीआई जो है, क्या आप फ्रांस में यूज कर सकते हैं? सिंगापुर में यूज कर सकते हैं? क्या आप भूटान में यूज कर सकते हैं? कैन यू यूज भूटान? और कहाँ यूज कर सकते हैं? एनी आइडिया? अभी रिसेंटली तो फ्रांस में चलो स्टार्ट हो गया था, नेपाल में यूज कर सकते हैं? विच कंट्री? लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट ऑल द कंट्रीज ताकि कंफ्यूजन ना हो। फ्रांस में, नेपाल में, ओके, और यूके, और कहाँ यूज कर सकते हैं? मॉरिशस, यूएई, और कहाँ यूज कर सकते हैं? श्रीलंका, श्रीलंका में, सिंगापुर, और कहाँ यूज कर सकते हैं? भूटान, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये जो है कंट्रीज आप जो देख रहे हैं, ये एक्सेप्ट करती है यूपीआई। ओके, और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? व्हाट इज, ओके, व्हाट इज द, व्हाई इट इज सच अ बिग थिंग? व्हाई इट इज सच अ बिग थिंग? इट इज सच अ बिग थिंग बिकॉज ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर, और इंडियन टूरिस्ट के लिए अच्छा है। ओके, आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन। श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान एंड नेपाल, नॉट यूके। ओके, आई वाज रॉन्ग, यूके नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, 7 कंट्रीज आर देयर। एंड विच इज द फर्स्ट, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू यूज इट? Which was the first country to use the UPI after India? It was Bhutan. It was Bhutan. Answer is Bhutan. Please, ये आ सकता है। Okay. Okay. Bhutan also does what? Also रुपे कार्ड। रुपे कार्ड जो है भूटान इशू करता है। ठीक है। इंडिया स्टैक एंड अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। तो इंडिया स्टैक जो क्या है? इट इज यूज टू प्रमोट इनोवेशन, मार्केट रीच एंड एड्रेस द फाइनेंशियल इंक्लूजन डिस्पैरिटी। और अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम क्या करता है? इट अलाउज इंडिविजुअल टू कंट्रोल देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अकाउंट एग्रीगेटर हमने कहाँ पढ़ा था? कोई आइडिया? अकाउंट एग्रीगेटर मैंने क्लास में डिस्कस करवाया है। एनी आइडिया? आधार में याद है? वी स्टडीड दिस इन आधार। आधार में अकाउंट एग्रीगेटर यूज होता है। और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली जब आपको लिंक करना होता है, ओके, जब आपको लिंक करना होता है तो अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो यहाँ पर काम आता है। ओके, यहाँ से क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर से फिनेंशियल डेटा जो है, इट्स अ फिनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम। कौन, किसने इंट्रोड्यूस किया था? किसने इंट्रोड्यूस किया था?
हाँ, यू आर वेरी क्लोज। बताइए, आरबीआई अगर रेगुलेट करता है तो कौन इसको इंट्रोड्यूस करेगा? आरबीआई खुद करेगा ना। आरबीआई इंट्रोड्यूस दिस इन 2016। आरबीआई जो है रेगुलेट भी करता है। और ये फाइनेंशियल डेटा, जैसे आप आधार वगैरह यूज करते हैं किसी बैंक के डेटा में, या किसी जब आप म्यूचुअल फंड ऐप पे या किसी डीमैट अकाउंट खोलते हैं किसी ऐप पे, तो वहां पर आधार का डेटा के थ्रू आपका आ जाता है कि नहीं? तो वहां पर जो है आपका ये यूज आता है अकाउंट एग्रीगेटर, ठीक है। फिर आपका कंसेंट लिया जाता है। आपके कंसेंट के बाद आपका जो है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन पिक किया जाता है। कहां से पिक किया जाता है फ्रेंड्स? आपके बैंक से, जहां जहां पर आपने स्टोर किया हुआ है। आप जब कंसेंट देंगे तभी दूसरे एंटिटीज आपका फिनेंशियल डेटा जो है वो देख सकते हैं। क्या ये क्लियर है? और आरबीआई जो है इसको ये करता है। ओके, आरबीआई जो है इसको ये रेगुलेट करता है। जस्ट शो यू हियर, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ये देखिए, देर आर टू क्लास व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट एग्रीगेटर। क्या आपको दिख रहा है? पेन पेन में चला रहा हूं ए। देर आर टू काइंड ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर, जरा ध्यान से देखना। देर इज FIP and then there is something known as FIU. What is an FIP and what is an FIU? FIP मतलब होता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, और FIU क्या होता है? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। क्लियर है? तो प्रोवाइडर कौन होगा? बैंक्स होगा। FIP प्रोवाइडर, तो FIP प्रोवाइडर में आपका बैंक्स आ जाता है, आपका इनकम IT इनकम टैक्स प्लेटफॉर्म आ जाता है, म्यूचुअल फंड एप्स आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है कि नहीं? और इधर कौन होगा? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। जैसे आपका कोई आप कहीं पर अकाउंट बना रहे हैं किसी बाय नाउ पे लेटर ऐप पे, किसी बाय नाउ पे लेटर ऐप पे आप अकाउंट बना रहे हैं, किसी सर्विसेज को आप अवेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? FIU हो जाएगा, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपका यूज करना चाह रहा है। एंड देन देयर इज समथिंग विच इज नोन एज फिनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसके बीच में कौन खड़ा है? You will provide what? Consent. Once you will provide consent, this FIP will act on the request of the FIU, and then it will give it back. Now do you understand the whole account aggregator framework? So this is known as the account aggregator framework, which enables the flow of data between a FIP and FIU. Clear है? ये एकदम क्लियर है आप लोगों को? ओके okay. ओके okay. और इसमें से क्या क्या इनिशिएटिव है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? भारत नेट प्रोजेक्ट है, जिसमें ग्राम पंचायत वगैरह को जो है हम केबल डेटा से जो है जोड़ेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना है, PMJDY। ओके, देन मेक इन इंडिया स्कीम है, जो टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंसी, उस पे बेस्ड है कि कैसे हम जो है इंपोर्ट, जो बाहर से सामान आ रहा है डिजिटल सामान जैसे लैपटॉप, ये सारी चीजें, मोबाइल फोन, उसको इंडिया में बनाना है। स्टार्टअप इंडिया, जो सपोर्ट करता है 99,380 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज स्टार्टअप। ओके, तो यहां पर जो है बेसिकली DPIIT क्या होता है? व्हाट इज DPIIT? आई ऑल्सो हैड अ DPIIT स्टार्टअप इन माई कॉलेज। DPIIT जो है स्टार्टअप जो है मेरे कॉलेज में था, मेरे पास एक डिपार्टमेंट फॉर रादर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। आई ऑल्सो यूज टू हैव अ सेटअप कॉल्ड GS Buddy startup, which was recognized by DPIIT. Okay. Smart Cities Mission integrates digital infrastructure components, and Aadhaar, it enables digital services and identity verification. ये क्या करता है? आधार आपको डिजिटल सर्विसेज लेने के लिए आपको अलाउ करता है,
आप अपने देखा होगा कौन सा अभी रिसेंटली कोई ऐसा सर्विस है जो बहुत न्यूज में रहा है? एनी 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 स्कीम एयरपोर्ट से रिलेटेड, एनी स्कीम जो एयरपोर्ट से रिलेटेड है? डिजी यात्रा याद है? डिजी यात्रा, नॉट उड़ान, डिजी यात्रा। उसमें एक प्रॉब्लम है कि जो सीआईएसएफ वाले हैं वो बिना पूछे लोगों को एनरोल कर रहे थे, इधर देखो सामने देखो ऐसे बोल के, जब तक आपको समय ना मिलता वो अपने आप आपको एनरोल कर रहे थे। उमंग एंड डिजी लॉकर, इट ऑफर्स सिक्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इट प्रमोट्स पेपरलेस गवर्नेंस। उमंग और डिजी लॉकर जो है ये क्या करता है, ऑफर करता है सिक्योर एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे कि आपने देखा होगा सीबीएसई का जो रिजल्ट आता है उसके कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है कि अपना जो रिजल्ट है आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना और डिजी लॉकर में रख लेना, तो आपको जो है कभी भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल में हर चीज कैरी कर सकते हैं, आपका आधार हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है वो सब चीज आप डिजी लॉकर से दिखा सकते हैं कि ये देखो जी मेरा डिजी लॉकर वाला है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सो लॉन्च ऑफ ई रूपी by RBI reflects India's adoption of digital currency solution. देन मैती का वेरियस स्कीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, उसमें क्या है, एक हमने पढ़ा था भाषिनी ऐप, और उसका बॉट का नाम क्या था, इसके बॉट का नाम क्या था, जुगलबंदी। ओके, अब हम बात करते हैं G20 के बारे में। दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय द वे। सो G20 वाज फॉर्म्ड इन 1999, तो 2023 का ये क्वेश्चन है बाय द वे। इन रिस्पॉन्स टू द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एमिंग एट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। पहले क्या था, इनिशियली इट वाज द मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स, द गवर्नर्स। गवर्नर पहले मिले थे सारे एक साथ, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर मिले, उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दिया गया एनुअल मीटिंग में। पहले सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मिले थे, 2023 का ये क्वेश्चन है। ओके, G20 का एजेंडा पहले जो था सिर्फ फिनेंस पे था, अब डिजिटल इकोनॉमी, ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन सब पे, एंटी करप्शन, इन सब पे भी आ चुका है। और जो G20 कंट्री जो है, G20 कंट्री ये आजकल बहुत ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रही है, उसमें इंडिया बहुत आगे है। ओके, उसमें जो है इंडिया बहुत आगे है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार द डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स ओवर 50% टू द ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में 15% करता है, क्या ये सच बात है? मेटा, गूगल एडसेंस, यूट्यूब एडसेंस, ये सारी चीजें है कि नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा एक काम कर रहा है ना। Digital public infrastructure, so DPI is defined as shared digital system that are secure, interoperable, and it is built on open standards, and it provide equitable access to services and are governed by the legal framework and rules. बिल्कुल अमेजोन आएगा, उसका पैसा कहाँ से बन रहा है? अमेजोन का सामान अमेजोन का होता है क्या? अमेजोन से आप जो सामान खरीदते हैं वो क्या अमेजोन का होता है? अमेजोन तो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। उबर, उबर से जो आपकी गाड़ी आती है क्या वो उबर का होता है? जोमेटो से जो खाना आता है क्या जोमेटो बना के भेजता है? दैट इज द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये है क्या, एग्रीगेटर्स है कि नहीं? कस्टमर को प्रोवाइडर से जोड़ रहे हैं, उसी का फीस लेते हैं। दे आर बेसिकली एग्रीगेटर्स। ओके, दलाल हैं बीच वाले। ओके, आई थिंक दिस वी हैव डन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। सो G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आया था रिस्पॉन्सिबल एआई पे। तो G20 समिट इन न्यू दिल्ली जो है, इट एड्रेस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई। एंड न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो है एम्फोसाइज किया उसने क्या, कि एआई जो है उसको रिस्पॉन्सिबली हमें देखना है। और प्रिंसिपल जो है, इट रीअफर्म द कमिटमेंट ऑफ G20 एआई प्रिंसिपल फ्रॉम द ओसाका समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसाका समिट में हमने क्या किया था, G20 एआई प्रिंसिपल जो है उसको साइन किया था। ऑलराइट, there are certain ethical risks as well which is important for your mains not for your prelims. What is responsible AI? तो responsible AI देखिए, there is something known as अभी बात चल रही है कि AI जो है, AI जो है
वो बहुत आगे चला गया। ओके, वो अपने से सोच रहेगा। ऑलराइट, एआई में एडवांसमेंट क्या है, वो अपने से सोचने लगेगा। ओके, और उसमें क्या होगा, जेनरेटिव एआई की बात की गई है। जेनरेटिव एआई की बात की गई है, और वो जो है कंटेंट तो बना पाएगा। ओके, कंटेंट तो बना पाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो अपना थॉट प्रोसेस, ओके, अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको भी डेवलप कर दे। सो डू यू नो व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड? व्हाट इज दैट वर्ड कॉल्ड? देयर इज दिस वर्ड। ओके, उसमें क्या होता है, देयर इज दिस वर्ड। हाँ, देयर इज दिस वर्ड, देयर इज दिस पर्टिकुलर वर्ड, सेंटिएंट, सब जानने वाला। एक होता है ना, देयर इज दिस वर्ड, आई एम जस्ट एजीआई, एजीआई, यस, एजीआई, artificial general intelligence. It can behave in a human like way. There are two kinds of AI. अभी जो AI है वो क्या है, ANI है। ध्यान से सुनना, ANI है। अभी बनने वाला है AGI, और उसके बाद क्या बनेगा, ASI, है ना। हाँ, मैंने आर्टिकल भेजा था आपको, ANI, AGI और ASI। और ANI क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जो कि अभी का है। आप उसको कुछ प्रॉम्प्ट दोगे तो अपने से करेगा। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है ह्यूमन लाइक बिहेवियर। और एएसआई क्या है, ये फिर नाउ इट बिकम्स ऑटोनोमस एंड मोर फास्टर देन ह्यूमंस। ओके, तो हमें जो है रिस्पॉन्सिबल एजीआई देखना, ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इस तरीके से ट्रेन करें दैट ये हम पे रूल करने लगे। इसीलिए इसीलिए जो है रिस्पॉन्सिबल एआई जरूरी है। क्लियर है? देन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, दिस इज नोन एज जीपाई। तो जीपीएआई जो है, या जीपाई जो है, इट फोकसेस ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई, और इंडिया जो है उसको चेयर कर रहा है। जीपीएआई क्या है, इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट, और इंडियाज लीडरशिप इज नोटेबल गिवन द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें से सिर्फ 4 आउट ऑफ 29 मेंबर्स है, मेजोरिटी मेंबर्स आर डेवलप्ड कंट्रीज। जीपीएआई जो है उसमें मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी मेंबर्स कौन है, दीज आर डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। इंडिया के साथ सिर्फ 4 ही मेंबर हैं जो ग्लोबल साउथ से बिलोंग करते हैं। एंड इंडिया जो है दिसंबर 2023 में उसने होस्ट किया था जीपीएआई को। ओके, अगेन, हाँ, तो इंडिया ने क्या किया है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है 2008 में सबसे पहले लॉन्च किया था। दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज विच लेड द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। एसडीजी के पहले क्या था, अभी तो एसडीजी तो बहुत नया आया, एसडीजी तो बहुत नया आया, उसके पहले था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। वॉज इट अ सक्सेस? वॉज इट ए सक्सेस? इट वॉज नॉट। और बताओ, बायोडाइवर्सिटी का भी टारगेट था क्या? एनी टारगेट्स बायोडाइवर्सिटी का टारगेट? आईशी टारगेट, AICHI, आईशी टारगेट्स थे विच वॉज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, है ना। क्या वो फुलफिल हो गए? अब तो ये चलो ये भी कोलैप्स कर गया, ये फुलफिल हुए थे? द आंसर इज नो। आप देख सकते हो एक ट्रेंड है, कुछ भी हम मल्टीलैटरल अग्रीमेंट साइन करते हैं वो फेलियर में जा रहा है। लेकिन एक, हाँ, अभी कनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है न्यूज में, जो कि आईसी टारगेट को ट्राई कर रहा है बेटर करने के लिए, एक ही, लेकिन इसमें से हम कह सकते हैं कि ओनली वन प्रोटोकॉल हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, वाइडली सक्सेसफुल। कौन सा सक्सेसफुल है? दैट इज वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिससे आज के डेट में जो ओजोन लेयर है वो पूरी तरीके से ढक चुका है, वापस से हील कर गया है ना। देन नेशनल सोलर मिशन जो है 2010 में स्टार्ट हुआ था। इट एम्ड एट प्रोमोटिंग सोलर एनर्जी एंड रिड्यूसिंग सोलर पावर कॉस्ट। द टारगेट इंक्रीज फ्रॉम 220 गीगावाट्स टू 100 गीगावाट्स। अब कितना टारगेट है हमारा? 100 गीगावाट्स है, विच वी विल वेरी रिसेंटली जो है हम इसको अचीव कर लेंगे। अब जो है इंडिया का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट्स बाय 2030, 172 gigawatts of renewable installed capacity by end of financial year 2023 करना था। ओके, और इंडिया रैंक्स 4th ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, विंड
एंड बायो एनर्जी कैपेसिटी, एंड फिफ्थ इन सोलर कैपेसिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखना कि इंडिया का क्या पोजीशन है। वो असर्शन रीजन क्वेश्चन में यूपीएससी दे सकती है कि नहीं। इन द असर्शन रीजन क्वेश्चन इट कैन गिव कि इंडिया का क्या पोजीशन रहा है इन द डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेक्टर। ओके, तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन और एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन ये 2010 तक इंडिया कर रहा है। और ये ऑल्सो इट इज इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन ओपन एक्सेस एंड द ग्रीन पावर मार्केट्स। तो व्हाट इज रिन्यूएबल परचेज, व्हाट इज दिस रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन? कुछ समझ में आ रहा है इसके नाम से? इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है? रिन्यूएबल परचेज, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जो मैंडेटरी करती है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्कॉम कंपनीज होती है उनको, कि आपको सर्टेन परसेंटेज जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से खरीदना होगा। ये समझ में आ रहा है? मान लिया कि एक एरिया में देर इज वन सोलर पार्क और देर इज वन पार्क, नहीं, देर इज वन सोलर पार्क एंड देन देर इज वन कोल पावर्ड, एक कोल्ड पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है। तो उसमें से रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन के अंदर डिस्कॉम को कितना भी महंगा हो रहा है, कंपैरेटिवली कितना भी महंगा बेचा जा रहा है, आपको लेना पड़ेगा। वैसे बहुत कम होता है, आपको पता है ना, 2-3 रुपए ही। द सोलर एनर्जी टेंडर इज द लीस्ट। अभी मध्य प्रदेश में 2 या 3 रुपए का बना था पर यूनिट। ओके, देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम फॉर ग्रीन पावर इवैक्यूएशन, ये कर रहे हैं हम लोग। वेवर ऑन द इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। अगर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ओके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आपको एनर्जी ट्रांसफर करवाना है तो उसमें कोई भी जो ओके कोई भी चार्जेस है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड देन you also have the, what do you call this, energy storage obligation. What does energy storage obligation means? यहां पर जो है एंटिटीज को क्या करना है, अपना एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी, ओके, अपना जो एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ाते रहना है। ऑलराइट, और उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। दैट इज 85% ऑफ द एनर्जी, 85% of the energy has to be procured from what? From renewable energy। ठीक है, क्लियर है ये? सोलर पार्क स्कीम तो 2022 के प्रीलिम्स में they had asked about the which airport is the first solar airport in India, completely solar airport। तो आंसर क्या था? कोची था। ओके, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM, ये जो है 5 MMTPA प्रोडक्शन कैपेसिटी करना है ग्रीन हाइड्रोजन का बाय 2030। okay, so what is MMTPA? It is million metric tons per annum। okay, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन और एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन, एंड ऑल्सो ग्रीन ओपन एक्सेस और ग्रीन पावर मार्केट्स। इसको जो है ये गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो व्हाट इज ग्रीन ओपन एक्सेस? व्हाट इज ग्रीन ओपन एक्सेस, एनी आइडिया? तो ग्रीन ओपन एक्सेस के अंदर कोई भी कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर, ओके, एनी कंज्यूमर क्या कर सकता है कि रिन्यूएबल पावर को ओपन एक्सेस के थ्रू खरीद सकता है। कोई भी कंज्यूमर जो है वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली जनरेटर से, आपको डिस्कॉम से खरीदने की जरूरत नहीं है, डिस्कॉम से खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जो है किसी से भी यू कैन बाई पावर फ्रॉम एनीबॉडी। मान लो कि तुम्हारा बगल वाला आदमी उसके पास सोलर पार्क है, तो वहां से आप डायरेक्टली खरीद सकते हो। यू डोंट नीड टू गो टू द डिस्कॉम्स। ओके, क्लियर है? सूर्य मित्रा, वायु मित्रा, जल ऊर्जा मित्रा, ये क्या करता है? जैसे बैंकिंग मित्रा हमने पढ़ा था ना, बैंकिंग मित्रा क्या करता है, गांव गांव जाता है और अपना वो साथ में एक डिवाइस लेके जाता है और वहां पर लोगों को इनरोल करता है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो यू नो हु विल बी सूर्या मित्रा? हु विल बी सूर्या मित्रा? जो गांव गांव जाके लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में बताएगा, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करेगा रिलेटेड टू सोलर एनर्जी स्कीम्स। वायु मित्रा कौन होगा? जो कोस्टल एरियाज में जाके और जो विंड एनर्जी
के सूटेबल एरियाज है वहां पर लाके लोगों को समझाएगा दैट यू शुड गिव अप योर लैंड, ओके, ये बेनिफिट होता है अगर विंड फार्म लग गया तो। एंड ऊर्जा मित्रा, जल ऊर्जा मित्रा आपका जो टाइडल वगैरह जो है उसमें समझाएगा। ओके, इंडिया का कमिटमेंट है एट टू COP26, जो क्या हमने बताया था पंचामृत से। तो पंचामृत जो है वो इंडिया का कमिटमेंट है कि हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, क्लाइमेट चेंज को हम लोग टैकल करेंगे थ्रू a sustained effort, okay, a sustained effort में they had given a lot of options, India has given a lot of options कि हम किस तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, इसके इस तरीके से आपका योजना खत्म हो गया 2000 नवंबर 2023 एडिशन। एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव, एनी डाउट दैट यू गाइज माइट हैव?